ये सेशन चैप्टर 10 रिस्क रिटर्न परफॉर्मेंस ऑफ फंड्स 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इससे, और हम डिस्कस करेंगे इसमें कुछ सैम्पल क्वेश्चंस। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर में। जनरल एंड स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स, जिसमें म्यूचुअल फंड स्कीम में कुछ जनरल रिस्क होते हैं। फिर स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि वो जिस स्कीम में इन्वेस्टेड है उस हिसाब से उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। फैक्टर्स अफेक्टिंग म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट स्कीम्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस अफेक्ट होती हैं। ड्राइवर्स ऑफ रिटर्न्स एंड रिस्क इन स्कीम में कौन कौन से ऐसे ड्राइवर है जिसके विच ड्राइव्स द रिटर्न्स, उसकी वजह से रिस्क भी बढ़ता है और रिटर्न भी आता है। मेजर्स ऑफ रिटर्न, सो इसमें CAGR हो गया और सिंपल रिटर्न हो गया। इसके बारे में डिस्कस है कि हम इस रिटर्न्स को कैसे मेजर्स कर रहे हैं। सेबी नॉर्म्स रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिटर्न्स बाय म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो सेबी ने कुछ गाइडलाइंस बनाए हैं, कुछ नॉर्म्स बनाए हैं कि रिटर्न्स को किस हिसाब से दिखाना है। रिस्क इन फंड्स इन्वेस्टिंग विद अ फोकस ऑन इन्वेस्टर्स, ये रिस्क हैं जो अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करने पे होते हैं। वेरियस रिस्क फैक्टर मेजर्स, इसमें रिस्क को कैसे मेजर्स करना है। रिस्क जनरली जो है वो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, बीटा हो गया, ये इस तरह से देखते हैं। कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं, सर्टेन प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट रिस्क। जब भी किसी भी डेट में, डेट बॉन्ड्स में कोई क्रेडिट डिफ़ॉल्ट होता है या क्रेडिट रिस्क होता है, उसके केस में क्या प्रोविजंस करे जाते हैं। जैसे सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्रिएट होता है, राइट, सो दैट उसके हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क आर नॉट एसोसिएटेड विद डेरिवेटिव्स। सो डेरिवेटिव में कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड नहीं है। काउंटर पार्टी है, मार्केट लिक्विडिटी है, मॉडल रिस्क है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। सो री इन्वेस्टमेंट रिस्क जनरली बॉन्ड्स में होता है। जब भी हम री इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड जैसे मैच्योर होता है तो किस इंटरेस्ट रेट पे बॉन्ड दोबारा से ख़रीदना पड़ेगा, तो उसको हम री इन्वेस्टमेंट रिस्क कहते हैं, जो डेरिवेटिव्स में नहीं होता है। डेरिवेटिव कैरी रिस्क लाइक काउंटर पार्टी, मार्केट लिक्विडिटी, मॉडल रिस्क. Reinvestment risk is related to fixed income securities when interim cash flows are reinvested at lower rates, not relevant to derivatives. Second question, which document contains the information regarding categories of risk? कौन से डॉक्यूमेंट्स में कैटेगरीज होती है रिस्क की, अलग अलग कैटेगरीज बताई जाती है। SAI में, SID में, एडेंडम में, पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर में। सो तो SAI में अगर हम हर स्कीम, क्योंकि स्कीम में अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं, और SAI जो डॉक्यूमेंट है वो पूरे स्कीम का एक ही प्रिपेयर होता है। जो SID वो अलग अलग स्कीम वाइज प्रिपेयर होता है। सो SID scheme information document is the right answer. The SID details both standard or specific risk factors related to scheme, how fund manages them, कैसे fund इनको manage करता है। Government securities can be considered to be completely risk-free. State whether this statement is true. Completely risk-free है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। द आंसर इज़ ट्रू, बिकॉज यहाँ पे कोई भी डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं होता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं होता है, इसलिए इसको कंसिडर करा जाता है रिस्क फ्री। हाउएवर इसमें एक रिस्क होता है इंटरेस्ट रेट, ये हर बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, राइट। Which of the analysis track the price and volume data related to trading in the security? कौन सा ऐसा एनालिसिस है जिसमें प्राइस और वॉल्यूम का डेटा ट्रैक करते हैं। सो इज़ इट क्वांटिटेटिव, फंडामेंटल, टेक्निकल और सिचुएशनल। सो टेक्निकल एनालिसिस में
हम प्राइस और वॉल्यूम्स का डेटा मेजर्स करते हैं ताकि हम एनालाइज कर सकें उस स्टॉक को, सिक्योरिटी को। Technical analysis studies historical price trends and trading volumes to predict future price movements, unlike fundamental analysis, which focuses on company financials. An investor invested in a scheme when a scheme NAV was 120 per unit. The investor redeemed the investments NAV 135 per unit. Calculate simple return. So एक investor है जिन्होंने NAV 120 रुपये पे ली थी और जब उसको विड्रॉ करा, रिडीम करा, यहाँ पे रीपरचेज भी लिखा हो सकता है, तो वो 135 में रुपीज़ में हुआ है। तो इसमें सिंपल रिटर्न बताना है। सो सिंपल रिटर्न काफ़ी इजी होता है। हम एंड वैल्यू को बिगिन वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके डिवाइडेड बाय द बिगिन वैल्यू। सो इसमें 135 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 120 आएगा। जो भी परसेंटेज में रहता है उसको हम सिंपल रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है डिपेंडिंग कि वैल्यू इंक्रीज हुई है डिक्रीज पे करा है। सो 120 पे खरीदा, 135 में ऑफ कोर्स इज अ प्रॉफिट, तो ये पॉजिटिव नंबर होगा। सो दिस इज द आंसर। 12.5% इज द सिंपल रिटर्न फॉर दिस क्वेश्चन। Whenever infrastructure in an area improves the real estate value, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है किसी भी एरिया का, तो रियल एस्टेट वैल्यू इंक्रीज होगी, डिक्रीज, डजंट चेंज, फ्लक्चुएट। ऑफ कोर्स इंक्रीज होगी क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह हुआ है, तो उस केस में रियल एस्टेट की वैल्यू इंक्रीज होती है। सो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इनहैंसेस कनेक्टिविटी, लिवेबिलिटी, सो इट इंक्रीजेस रियल एस्टेट वैल्यू। Mutual funds are not permitted to promise any return. State whether this statement is true or false. So mutual fund में कभी भी return promise नहीं करा जाता है. There is no guarantee for the return. So जब guarantee नहीं होती है तो this statement is true. Are not permitted to promise any return. So returns promise नहीं करा जा रहा है. So there is no any promise that कि आपको इतना return मिलेगा. सेबी प्रॉबिट्स गारंटी एक्सेप्ट इन एश्योर्ड रिटर्न स्कीम। सो कुछ ऐसी स्कीम है अगर उसमें एश्योर्ड रिटर्न आया है तो उसमें गारंटर का नाम भी होता है। सो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एसआईडी में गारंटर का नाम होता है और गारंटर राइट्स अ चेक। गारंटर्स को चेक देना होता है अगर एश्योर्ड रिटर्न नहीं मिलता है। इन केस जो रिटर्न बोला है एज पर दी स्कीम इन एश्योर्ड रिटर्न स्कीम, सो स्पेसिफिकली देर इज नो गारंटी, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, एक्सेप्ट देर इज एन एक्सेप्शन, राइट। एक एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना, इज एन एक्सेप्शन। व्हाट इज द रिस्क हायरार्की इन इक्विटी फंड्स? रिस्क हायरार्की क्या है इक्विटी फंड्स की? लार्ज कैप में रिस्क कम होता है। हायरार्की में देखने हैं किस में रिस्क बढ़ रहा है। सो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज, स्मॉल, मिड कैप। सो सबसे कम रिस्क लार्ज कैप में होता है, फिर मिड कैप में, फिर स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है, इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा, लिक्विडिटी का इशू रहता है। और लार्ज कैप में ऐसा नहीं होता है, स्टेबल कंपनीज होती हैं। So small caps carry highest risk due to low volatility, low liquidity and volatile earnings, whereas large caps are more stable. Which of the following is a measures of fluctuation in a periodic returns in an equity mutual funds? So फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं अलग अलग रिटर्न्स में, उसको हम किससे मेजर्स करते हैं? इज इट वेरिएंस, वेटेड एवरेज मैच्योरिटी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन या बीटा? सो बीटा मार्केट की सेंसिटिविटी को मेजर करता है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन बॉन्ड्स में होता है, और वेटेड एवरेज मैच्योरिटी भी बॉन्ड्स के लिए होता है, कोई फ्लक्चुएशंस के लिए नहीं होता है। वेरिएंस जो है ये मेजर्स करता है रिस्क को। सो इस मेजर द फ्लक्चुएशन इन पीरियोडिक रिटर्न्स। सो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। Variance measure dispersion of returns, a key indicator of risk volatility in equity funds.
इक्विटी एंड बीटा एज अ मेजर ऑफ रिस्क इज रेलिवेंट ओनली फॉर, सो बीटा जो है वो किस में होता है? इज इट इक्विटी, डेट, लिक्विड, गोल्ड? सो बीटा आपको हमेशा इक्विटी फंड्स में सुनने को मिलेगा, डेट में नहीं होता, लिक्विड में भी नहीं होता और गोल्ड में भी नहीं यूज होता बीटा. So beta measures a fund's sensitivity to market movements, which is applicable only to equity schemes. For creation of segregated portfolio by AMC, detailed return down policies shall be approved by. So जब भी segregated portfolio create करती है कोई भी AMC, उसकी जो रिटर्न डाउन पॉलिसी है वो किससे अप्रूव होती है? कि ट्रस्टीज से, स्पॉन्सर से, सेबी से, एम्फी से? So the right answer is trustees. So trustees approves the return down policy. So MC must have a trustee approved return policy to create segregated portfolios during credit events. So credit event कब होता है? जब भी कोई भी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट्स हो रखी है स्कीम में और वो डिफॉल्ट हो जाता है. Unsystematic risk can be reduced through diversification. So जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट्स होता है उसमें सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क. So systematic risk generally market risk, इन्फ्लेशन, टैक्सेस, इस तरह के रिस्क होते हैं जो कंट्रोल में नहीं होते, जिनको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते. इन्फ्लेशन को हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते. अनसिस्टमेटिक रिस्क को हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अलग अलग कंपनी सेक्टर वाइज इन्वेस्ट करके, राइट. तो अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके. सो अनसिस्टमेटिक रिस्क कैन बी डाइवर्सिफाइड. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. Unsystematic risk, company-specific risk can be mitigated by investing across multiple assets or sectors. Performance of fund must always be measured relative to the जो परफॉर्मेंस है फंड्स की वो किससे मेजर्स करी जाती है? इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इंडेक्स, बेंचमार्क, एसेट क्लास. सो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव नो, इंडेक्स नो, बेंचमार्क. सो हर एक स्कीम में एक बेंचमार्क होता है. जरूरी नहीं कि हम अगर स्मॉल कैप है स्कीम उसको हम क्या कहते हैं लार्ज कैप के इंडेक्स से मेजर्स करें. जैसे हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी 50 या सेंसेक्स, ये एक इंडेक्स है, तो हम स्मॉल कैप को इससे मेजर्स नहीं कर सकते. उसके लिए एक बेंचमार्क होगा. उसी बेंचमार्क से हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर्स करेंगे कि आउट परफॉर्मेंस है या अंडर परफॉर्मेंस है. So a benchmark serves a reference to evaluate whether a fund outperform or underperform its goal. Risk can be measured by, रिस्क को किस तरह से मेजर्स कर सकते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, वेरिएंस और एनी ऑफ द अबव. सो इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ राइट, बीटा भी राइट है और वेरिएंस भी राइट है. सो किसी से भी हम इसको मेजर्स कर सकते हैं रिस्क को. Standard deviation, beta variance, all are statistical tools used to quantify risk in a portfolio. Risk adjusted return is measured by, जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है उसको किससे मेजर करते हैं? क्या वो स्टैंडर्ड डिविएशन से होता है, शार्पे रेशियो, ट्रेनर रेशियो और बोथ BNC? तो आंसर इज BNC. सो शार्पे रेशियो में हम स्टैंडर्ड डिविएशन को लेते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मेजर करने के लिए, और ट्रेनर में हम बीटा को लेते हैं जो रिस्क पर यूनिट निकालता है, उसको हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न से मेजर्स करते हैं. सो बोथ BNC इज अ राइट आंसर. So Sharpe ratio uses standard deviation, trainer ratio uses beta. Both measure risk per unit, return per unit of risk. Dash style is an approach of picking up stock which are priced lower than their intrinsic value based on the fundamental analysis. So ये कौन सी स्टाइल है जिसमें हम स्टॉक को पिक कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर जिनका प्राइस लोअर है इंट्रेंसिक वैल्यू से, बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस से? इज इट ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू इन्वेस्टमेंट, टॉप डाउन
इन्वेस्टमेंट और बॉटम अप इन्वेस्टमेंट्स। सो ऐसा कौन सा स्टाइल होता है? जनरली ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स होता है। तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट, अगर हम वैल्यू फंड की बात करें, उसमें हम ऐसे स्टॉक्स पिक करते हैं जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू, फंडामेंटल वैल्यू मार्केट प्राइस से कम है, अभी करंट वैल्यू। सो सपोज देयर विच आर प्राइस लोअर देन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। सो अभी उनके मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम आ रही है, तो हम उन स्टॉक्स में, उन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टेड रहते हैं। So value investors seek stock trading below their intrinsic value based on the fundamental like PBV, etc. Dash style entails investing in high growth stocks of company that are likely to grow much faster than the market. So जो मार्केट से ज़्यादा हाई ग्रोथ कर रही हैं, ऐसे इस स्टाइल को हम क्या बोलते हैं? इज इट ग्रोथ, वैल्यू, टॉप डाउन, बॉटम अप? सो ऐसे जो है वो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स में कैटेगरी में आता है इस तरह का स्टाइल। So focuses on companies with above average growth potential, often with high P ratios. So जिनका price to earning ratio ज़्यादा होता है, उन स्टॉक्स में ज़्यादा ग्रोथ रहती है, तो उस केस में हम इस स्टाइल को ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। So that's it. Thank you so much.